हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MSO2 रिसर्च मेथडोलॉजीज एंड मेथड्स के प्रीवियस ईयर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें रिसर्च के सैम्पलिंग के अलग अलग मेथड्स एक्सप्लेन करने हैं। हमें ये बताना है कि सैम्पलिंग क्या होती है, क्यों उसकी जाती है, और प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी दोनों के मेन टाइप्स एग्जाम्पल्स के साथ समझाने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। सैम्पलिंग एक ऐसी रिसर्च टेक्निक है जिसमें पूरी पॉपुलेशन के बदले उसका एक छोटा हिस्सा सेलेक्ट किया जाता है, जिसे सैंपल कहते हैं। जब पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करना मुश्किल होता है, जैसे टाइम, पैसा या एक्सेस के प्रॉब्लम्स, टैब सैम्पलिंग का यूज किया जाता है। इससे रिसर्च मैनेजेबल और कॉस्ट इफेक्टिव बन जाती है। सैम्पलिंग के दो मेन टाइप्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। मेन बॉडी। 1. मीनिंग और इंपॉर्टेंस ऑफ सैम्पलिंग। मीनिंग। सैम्पलिंग का मतलब है पॉपुलेशन के एक छोटे ग्रुप को चुनकर पूरी पॉपुलेशन के बारे में आइडिया लेना। इंपॉर्टेंस। टाइम और कॉस्ट दोनों बचते हैं। लार्ज पॉपुलेशन को इजीली हैंडल किया जा सकता है। रिजल्ट्स रिलायबल होते हैं। रिसर्च ज्यादा एफिशिएंट होती है। 2. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हर इंडिविजुअल को सिलेक्ट होने का इक्वल चांस मिलता है। ये मेथड अनबायस्ड और एक्यूरेट रिजल्ट्स देती है। ए. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। हर पर्सन के सिलेक्ट होने का इक्वल चांस होता है। एग्जाम्पल, रैंडमली नाम छांटना। एडवांटेज, बायस फ्री और ऑब्जेक्टिव मेथड है। बी. सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। एक रैंडम स्टार्ट के बाद हर KTH पर्सन चूज किया जाता है। एग्जाम्पल, हर 10th स्टूडेंट को सिलेक्ट करना। एडवांटेज, इजी और ऑर्गेनाइज्ड मेथड है। सी. स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। पॉपुलेशन को ग्रुप्स, स्ट्राटा में बांटकर हर ग्रुप से सैंपल लिया जाता है। एग्जाम्पल, मेल्स और फीमेल्स दोनों से इक्वल सैंपल लेना। एडवांटेज, हर सबग्रुप का रिप्रेजेंटेशन मिलता है। डी. क्लस्टर सैम्पलिंग। पॉपुलेशन को क्लस्टर्स जैसे स्कूल्स या विलेजेस में बांटकर कुछ क्लस्टर्स रैंडमली सेलेक्ट किए जाते हैं। एग्जाम्पल, कुछ स्कूल्स चूज करके उनके सब स्टूडेंट्स को स्टडी करना। एडवांटेज, लार्ज एरियाज के लिए यूजफुल है। ए. मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। ये मल्टीपल लेवल्स पर सैम्पलिंग होती है, जैसे पहले डिस्ट्रिक्ट्स, फिर विलेजेस और फिर हाउसहोल्ड्स। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट सर्वेज में कॉमन है। एडवांटेज, प्रैक्टिकल और फ्लेक्सिबल मेथड है। 3. नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स। इस टाइप में हर पर्सन के सिलेक्ट होने का इक्वल चांस नहीं होता। रिसर्चर अपने जजमेंट या कन्वीनियंस के बेसिस पर सैंपल चूज करता है। ए. कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इजीली अवेलेबल लोगों को चूज किया जाता है। एग्जाम्पल, मॉल में मिलने वाले लोगों से सर्वे करना। एडवांटेज, सिंपल और फास्ट मेथड है। बी. पर्पस सैम्पलिंग। रिसर्चर उन लोगों को चूज करता है जो स्टडी के लिए रेलेवेंट होते हैं। एग्जाम्पल, टीचर्स को चूज करके टीचिंग स्टाइल स्टडी करना। एडवांटेज, फोकस्ड और एक्सपीरियंस बेस्ड सिलेक्शन। सी. कोटा सैम्पलिंग। हर ग्रुप के लिए फिक्स्ड कोटा रखा जाता है। एग्जाम्पल, 50% मेल और 50% फीमेल रिस्पोंडेंट्स लेना। एडवांटेज, जब पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस पता हो तब यूजफुल होता है। डी. स्नोबॉल सैम्पलिंग। हिडन पॉपुलेशंस के लिए उस होता है जहां पार्टिसिपेंट्स दूसरे पार्टिसिपेंट्स को रेफर करते हैं। एग्जाम्पल, ड्रग यूजर्स या माइग्रेंट्स के स्टडीज। एडवांटेज, हार्ड टू रीच ग्रुप्स के लिए हेल्पफुल। 4. सोशियोलॉजिकल रिसर्च में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ज्यादातर लार्ज स्केल सर्वेज, NFHS, सेंसस में होती है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्वालिटेटिव रिसर्च जैसे केस स्टडी, एथनोग्राफी में होती है। कंक्लूजन। सैम्पलिंग रिसर्च का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो रिसर्चर को पूरी पॉपुलेशन के बदले छोटे ग्रुप से रिलायबल रिजल्ट्स लेने में हेल्प करता है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एक्यूरेसी के लिए बेस्ट होती है, जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्वालिटेटिव स्टडीज के लिए। एक अच्छा रिसर्चर अपने टॉपिक के हिसाब से बेस्ट सैम्पलिंग मेथड चूज करता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out.
Thank you. Question 7. What is the relationship between mean, mode and median? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि मीन, मीडियन और मॉड, जो 3 बेसिक सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स हैं, उनके बीच क्या संबंध है। हमें यह भी एक्सप्लेन करना है कि नॉर्मल और स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में इनका रिलेशन कैसे बदलता है और फॉर्मूला के जरिए उनका लिंक कैसे दिखाया जा सकता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। स्टैटिस्टिक्स में मीन, मीडियन और मॉड 3 इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं जो डाटा के सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें बताते हैं कि डाटा ज्यादातर किस वैल्यू के आसपास ग्रुप होता है। इनके बीच का रिलेशन डाटा के डिस्ट्रीब्यूशन के नेचर को समझने में हेल्प करता है, चाहे वो नॉर्मल हो या स्क्यूड। सोशियोलॉजिकल रिसर्च में ये समझना बहुत जरूरी है ताकि डाटा का सही एनालिसिस हो सके। मेन बॉडी। 1. मीनिंग ऑफ मीन, मीडियन और मॉड। मीन सभी वैल्यूज को जोड़कर टोटल नंबर से डिवाइड करने पर जो रिजल्ट मिलता है, यूज मीन कहते हैं। एग्जाम्पल, इन ब्रैकेट 5 + 7 + 8 + 10 + 10 ब्रैकेट क्लोज बाय 5 = 8। मीडियन जब डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो बीच वाली वैल्यू मीडियन होती है। मोड जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है वो मोड कहलाती है। ये तीनों एक ही डाटा को अलग नजरिए से रिप्रेजेंट करते हैं और इनके बीच एक मैथमेटिकल संबंध होता है। 2. रिलेशनशिप इन नॉर्मल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में डेटा इक्वली स्प्रेड होता है, कर्व बेल शेप्ड होती है और दोनों साइड्स मिरर इमेज जैसे होती है। ऐसे केस में मीन इक्वल मीडियन इक्वल मोड। एग्जाम्पल, हाइट डेटा ऑफ पीपल, जहां सब लोगों की हाइट एवरेज के आसपास होती है। 3. रिलेशनशिप इन स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। जब डाटा सिमेट्रिकल नहीं होता, टैब रिलेशन बदल जाता है। ए. पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, टेल राइट साइड हायर वैल्यूज की तरफ होती है। मीन एक्सट्रीम वैल्यूज की वजह से ज्यादा होता है। रिलेशनशिप मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड। एग्जाम्पल, इनकम डेटा, जहां कुछ लोग बहुत हाई अर्न करते हैं। बी. नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, टेल लेफ्ट साइड लोअर वैल्यूज की तरफ होती है। मीन सबसे छोटी वैल्यू होती है। रिलेशनशिप मीन लेस देन मीडियन लेस देन मोड। एग्जाम्पल, एग्जाम मार्क्स, जहां ज्यादा स्टूडेंट्स हाई स्कोर करते हैं। 4. एम्पिरिकल रिलेशनशिप कार्ल पियर्सन फॉर्मूला। कार्ल पियर्सन ने इन तीनों के बीच एक एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया। मोड इक्वल 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, या फिर मीन माइनस मोड इक्वल 3 मीन माइनस मीडियन। इस फॉर्मूला से अगर 2 वैल्यूज पता हो तो तीसरी कैलकुलेट की जा सकती है। 5. इंपॉर्टेंस इन रिसर्च। डाटा के नेचर और पैटर्न समझने में मदद करता है। रिसर्च में करेक्ट सेंट्रल टेंडेंसी चूज करने में यूजफुल होता है। सोशियोलॉजिकल डाटा जैसे इनकम, एजुकेशन या मोबिलिटी के एनालिसिस में हेल्पफुल है। डेटा इंटरप्रिटेशन को ज्यादा एक्यूरेट बनाता है। कंक्लूजन, मीन, मीडियन और मॉड के बीच का रिलेशन डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के शेप को समझने का बेस्ट तरीका है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तीनों इक्वल होते हैं, लेकिन स्क्यूड डाटा में रिलेशन डायरेक्शन के हिसाब से बदलता है। यह अंडरस्टैंडिंग रिसर्च के लिए बहुत वैल्यूएबल है क्योंकि इससे एनालिसिस और रिजल्ट्स दोनों सही मिलते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. Describe different types of correlation. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें कोरिलेशन का मतलब समझाना है और उसके अलग अलग टाइप्स एक्सप्लेन करने हैं। हमें ये बताना है कि कैसे 2 वेरिएबल्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और कोरिलेशन के मेन टाइप्स पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, लीनियर और नॉन-लीनियर के एग्जाम्पल्स के साथ डिस्क्राइब करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। कोरिलेशन एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो 2 वेरिएबल्स के बीच के रिलेशन को मेजर करती है, मतलब एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा कैसे रिएक्ट करता है। सोशल रिसर्च में कोरिलेशन एनालिसिस का यूज इनकम और एजुकेशन, एज और एटीट्यूड या मीडिया एक्सपोजर और पॉलिटिकल अवेयरनेस के रिलेशन समझने के लिए होता है। कार्ल पियर्सन और चार्ल्स स्पीयरमैन ने कोरिलेशन के मेन मेथड्स दिए थे। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन बताता है कि 2 वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग या वीक है। अगर दोनों वेरिएबल्स एक साथ चेंज करते हैं तो उनमें कोरिलेशन होता है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट R का वैल्यू -1 से +1 के बीच होता है। +1 परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन को दिखाता है, -1 परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन को दिखाता है। 0 का मतलब कोई रिलेशन नहीं है।
एग्जाम्पल, एजुकेशन और इनकम के बीच पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, एजुकेशन बढ़ने पर इनकम भी बढ़ती है। 2. टाइप्स ऑफ कोरिलेशन डायरेक्शन के हिसाब से। ए. पॉजिटिव कोरिलेशन, जब दोनों वेरिएबल्स एक हाई डायरेक्शन में बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, पढ़ाई के घंटे बढ़ने पर मार्क्स भी बढ़ते हैं। बी. नेगेटिव कोरिलेशन, जब एक वेरिएबल बढ़ता है और दूसरा कम होता है। एग्जाम्पल, एज बढ़ने पर फिजिकल एक्टिविटी कम होती है। सी. जीरो कोरिलेशन, जब दो वेरिएबल्स के बीच कोई रिलेशन नहीं होता। एग्जाम्पल, शू साइज और इंटेलिजेंस का कोई रिलेशन नहीं होता। 3. टाइप्स ऑफ कोरिलेशन लिनियरिटी के हिसाब से। ए. लिनियर कोरिलेशन, जब रिलेशन एक कांस्टेंट रेट पर बढ़ता या घटता है और स्ट्रेट लाइन से दिखाया जा सकता है। एग्जाम्पल, हाइट और वेट का रिलेशन लिनियर होता है। बी. नॉनलिनियर या कर्वलिनियर कोरिलेशन, जब रिलेशन कांस्टेंट नहीं होता और एक कर्व शेप में होता है। एग्जाम्पल, एज और फिजिकल स्ट्रेंथ एक लिमिट तक बढ़ती है फिर कम हो जाती है। 4. टाइप्स ऑफ कोरिलेशन वेरिएबल्स की संख्या के हिसाब से। ए. सिंपल कोरिलेशन, सिर्फ दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशन होता है। एग्जाम्पल, एजुकेशन और इनकम। बी. मल्टीपल कोरिलेशन, जब दो से ज्यादा वेरिएबल्स एक साथ स्टडी किए जाते हैं। एग्जाम्पल, एजुकेशन, इनकम और हेल्थ के बीच रिलेशन। 5. मेथड्स ऑफ मेजरिंग कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लिनियर रिलेशनशिप को मेजर करता है। ये फॉर्मूला बेस्ड मेथड है जो मीन से डिविएशन निकल कर काम करता है। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, जब डाटा रैंक्स में दिया हो तब उस होता है। ये ऑर्डिनल डाटा के लिए यूजफुल होता है और मोनोटोनिक रिलेशन बताता है। कंक्लूजन, कोरिलेशन सोशल रिसर्च का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये बताता है कि वेरिएबल्स एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, लीनियर और नॉनलीनियर कोरिलेशन समझने से हम ह्यूमन बिहेवियर और सोशल पैटर्न्स को बेटर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। रिसर्च और प्रिडिक्शन के लिए कोरिलेशन का नॉलेज बहुत जरूरी है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 9. Describe the role of ICT in the presentation of research findings with suitable examples. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये समझाना है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT रिसर्च के रिजल्ट्स को प्रेजेंट करने में कैसे मदद करती है। हमें अलग अलग ICT टूल्स जैसे पावरपॉइंट, एक्सेल, SPSS और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के रोल को एक्सप्लेन करना है जो रिसर्च को क्लियर और अट्रैक्टिव बनाते हैं। आंसर, इंट्रोडक्शन। ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मतलब है डिजिटल टूल्स और सिस्टम्स का यूज डाटा को कलेक्ट, एनालाइज और प्रेजेंट करने के लिए। रिसर्च के फील्ड में ICT एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये फाइंडिंग्स को ज्यादा क्लियर, इफेक्टिव और एंगेजिंग बनाता है। कंप्यूटर, इंटरनेट और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के उससे रिसर्चर अपने रिजल्ट्स को विजुअली और सिस्टमैटिकली दिखाता है। इससे रिसर्च का इम्पैक्ट और रीच दोनों बढ़ जाते हैं। मेन बॉडी 1. ICT टूल्स फॉर डेटा प्रेजेंटेशन। ICT के थ्रू रिसर्चर अपने डाटा को विजुअली प्रेजेंट कर सकता है। MS पावरपॉइंट और गूगल स्लाइड्स से रिसर्चर ग्राफ्स, चार्ट्स और बुलेट पॉइंट्स के थ्रू रिजल्ट्स को दिखाता है। MS एक्सेल और गूगल शीट्स का यूज डाटा को ऑर्गेनाइज करने और टेबल्स, ग्राफ्स बनाने के लिए होता है। SPSS, R और पाइथन जैसे टूल्स डेटा एनालिसिस और स्टैटिस्टिकल विजुअलाइजेशन के लिए होते हैं। इन टूल्स के यूज से डाटा को समझना और कंपेयर करना इजी हो जाता है। 2. ICT इन डेटा विजुअलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। ICT से डेटा विजुअलाइजेशन सिंपल और इंटरैक्टिव बन जाता है। टूल्स जैसे टैब्लो, गूगल डेटा स्टूडियो और पावर BI से रिसर्चर डायनामिक डैशबोर्ड्स बना सकता है। ये टूल्स डाटा के पैटर्न्स और ट्रेंड्स को इजीली दिखाते हैं। जैसे सोशल रिसर्च में सर्वे रिजल्ट्स को ग्राफ के फॉर्म में दिखाया जाता है, लिटरेसी रेट, इनकम लेवल या जेंडर इक्वालिटी के बेसिस पर। ऐसे विजुअल से फाइंडिंग समझना और एक्सप्लेन करना इजी हो जाता है। 3. ICT इन ऑनलाइन प्रेजेंटेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ फाइंडिंग्स। ICT के थ्रू रिसर्च फाइंडिंग्स को ग्लोबल लेवल पर शेयर किया जा सकता है। रिसर्च को ऑनलाइन जर्नल्स, ब्लॉग्स, वेबिनार्स और सोशल मीडिया के थ्रू पब्लिश किया जाता है। प्लेटफॉर्म्स जैसे रिसर्चगेट, गूगल स्कॉलर और academia.edu पर रिसर्चर्स अपनी पब्लिकेशंस शेयर करते हैं। वेबिनार्स और वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस रियल टाइम डिस्कशन और फीडबैक के लिए हेल्पफुल होते हैं। इस तरह ICT रिसर्च को वर्ल्ड लेवल पर एक्सेसिबल बनाता है।
4. ICT in enhancing accessibility and collaboration. ICT ने रिसर्च प्रेजेंटेशन को कोलैबोरेटिव और कन्वीनियंट बना दिया है। क्लाउड टूल्स जैसे गूगल ड्राइव, वनड्राइव और ड्रॉपबॉक्स डेटा शेयरिंग में मदद करते हैं। रिसर्चर्स जूम और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के जरिए रिमोटली कोलैबोरेट करते हैं। डिजिटल आर्काइव्स और रिकॉर्डिंग से रिसर्च हमेशा अवेलेबल रहती है। इससे नॉलेज शेयरिंग और टीम वर्क दोनों इंप्रूव होते हैं। कंक्लूजन, आईसीटी ने रिसर्च के प्रेजेंटेशन प्रोसेस को बिल्कुल मॉडर्न बना दिया है। अब रिसर्चर अपने डाटा को क्लियर, इंटरैक्टिव और एंगेजिंग तरीके से दिखाता है। आईसीटी के टूल से रिसर्च का एक्सेस और कोलैबोरेशन दोनों बढ़ते हैं। इसलिए आज के रिसर्च वर्ल्ड में आईसीटी एक एसेंशियल कंपोनेंट बन चुका है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 10. How does SPSS software help in data analysis? Question explanation. इस सवाल में ये पूछा गया है कि SPSS सॉफ्टवेयर डेटा एनालिसिस में किस तरह मदद करता है। आपको बताना है कि ये सॉफ्टवेयर रिसर्चर्स को क्वांटिटेटिव डेटा को मैनेज, एनालाइज और इंटरप्रेट करने में कैसे हेल्प करता है। इसके फीचर्स, एनालिटिकल टूल्स और सोशियोलॉजी में इसके उस पर फोकस करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। SPSS का फुल फॉर्म है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंसेस। यह सॉफ्टवेयर सोशल साइंस रिसर्च में सबसे ज्यादा यूज होने वाला डेटा एनालिसिस टूल है। इसका डेवलपमेंट 1968 में नॉर्मन एचनी, सी हदलाई-हूल और डाले एच बेंट ने किया था। SPSS का मैं काम है कॉम्प्लेक्स डेटा को इजीली एनालाइज करना, स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाना और रिजल्ट्स को विजुअलाइज करना। सोशियोलॉजी जैसी फील्ड में, जहां लार्ज डाटासेट्स और सर्वे डेटा कॉमन होते हैं, SPSS डाटा को सिस्टमैटिकली एनालाइज करके रिलायबल रिजल्ट्स देता है। मेन बॉडी। 1. डेटा मैनेजमेंट और प्रिपरेशन, डेटा एंट्री और कोडिंग। SPSS एक स्प्रेडशीट जैसा इंटरफेस देता है जिसमें रिसर्चर इजीली डेटा एंटर, एडिट और कोड कर सकता है। डेटा क्लीनिंग, मिसिंग वैल्यूज या आउटलायर्स को आइडेंटिफाई और करेक्ट करने के लिए बिल्ट-इन ऑप्शंस मिलते हैं। फाइल हैंडलिंग, एक्सेल, CSV या SQL जैसी फाइल्स इजीली इंपोर्ट, एक्सपोर्ट की जा सकती है। 2. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। SPSS मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन जैसे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करता है। यह फ्रीक्वेंसी टेबल्स, क्रॉस टैब्यूलेशंस और चार्ट्स बनाता है जिससे डाटा के ट्रेंड्स और पैटर्न्स इजीली समझ में आते हैं। सोशियोलॉजिकल रिसर्च में यह स्टेप डेमोग्राफिक और ओपिनियन बेस्ड डेटा समझने में हेल्पफुल होता है। 3. इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। SPSS इन्फरेंशियल टेस्ट्स प्रोवाइड करता है जिससे हाइपोथेसिस टेस्ट की जा सकती है। T-टेस्ट, मीन कंपैरिजन के लिए। ANOVA, ग्रुप वेरिएंस के लिए। Chi-स्क्वायर टेस्ट, कैटेगोरिकल डाटा के लिए। कोरिलेशन और रिग्रेशन, रिलेशनशिप्स और प्रेडिक्शंस के लिए। इससे रिसर्चर सोशल फिनोमिना के डीपर रिलेशनशिप समझ सकता है। 4. एडवांस एनालिटिकल टूल्स। SPSS में एडवांस फीचर्स जैसे फैक्टर एनालिसिस, क्लस्टर एनालिसिस और डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस मिलते हैं। रिलायबिलिटी टेस्ट जैसे क्रोनबॉक्स अल्फा स्केल कंसिस्टेंसी मेजर करते हैं। यह टूल्स एटीट्यूडनल और बिहेवियरल स्टडीज में काफी यूजफुल होते हैं। 5. डेटा विजुअलाइजेशन और रिपोर्टिंग। SPSS से ग्राफ्स और चार्ट्स इजीली जनरेट किए जा सकते हैं जैसे स्कैटर प्लॉट्स, बार ग्राफ्स और बॉक्स प्लॉट्स। आउटपुट को वर्ड, एक्सेल या PDF में एक्सपोर्ट करके रिसर्च रिपोर्ट बनाई जा सकती है। यह प्रेजेंटेशन और एक्सप्लेनेशन दोनों को इजी बना देता है। 6. सोशियोलॉजी में यूज। सोशियोलॉजी में SPSS सर्वे और क्वेश्चनर डेटा एनालाइज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर रिसर्चर एजुकेशन और इनकम के बीच रिलेशन देखना चाहता है, तो SPSS कोरिलेशन और रिग्रेशन के थ्रू रिजल्ट देता है। इससे सोशल ट्रेंड्स और बिहेवियरल पैटर्न्स को साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। कंक्लूजन। अंत में, SPSS एक पावरफुल सॉफ्टवेयर है जो डेटा मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और रिजल्ट इंटरप्रिटेशन को बहुत इजी और एक्यूरेट बना देता है। सोशियोलॉजी रिसर्च में इसका यूज फाइंडिंग्स को क्रेडिबल और साइंटिफिक बनाता है। इसलिए SPSS मॉडर्न सोशियोलॉजिकल डेटा एनालिसिस का एक एसेंशियल पार्ट बन चुका है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।